हेलो एवरीवन। तो हमने जनरल डिफेंसेस का टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में और आज उसका ये पार्ट 2 है जहाँ पे जो डिफेंसेस हमारे बच गए थे वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा था 8 जनरल डिफेंसेस हैं हमारे पास। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, प्लांटिव द रॉन्ग डूअर, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड। ये चार हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखे तो जाके देख लेना, यहाँ ऊपर लिंक आ जाएगा। और जो बाकी के चार बचे हैं, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 5 प्राइवेट डिफेंस से। तो प्राइवेट डिफेंस क्या मतलब है? जब आप पर्सन या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई टॉर्ट कमिट कर देते हैं तो वो डिफेंस होता है। पर उसके लिए कुछ असेंशियल कंडीशंस हैं। पहली, जो आप फोर्स यूज कर रहे हैं डिफेंस में वो रीजनेबल फोर्स होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट फोर्स होनी चाहिए। जो सामने वाले का एक्ट है उसके प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सपोज कर लें कोई आपको मारता है, आप उसके तलवार लेके हाथ नहीं काट देंगे ना, तो वो अनप्रोपोर्शनेट फोर्स हो जाएगी, नॉन प्रोपोर्शनेट। तो जो फोर्स है वो रीजनेबल होनी चाहिए। फोर्स उतनी होनी चाहिए जितनी नेसेसरी है उस इन्वेजन को रोकने के लिए। और फोर्स तभी यूज कर सकते हैं डिफेंस के लिए जब इमिनेंट थ्रेट है, कि एकदम से आपको लग रहा है कि मेरे सामने थ्रेट आ गया। ये नहीं है कि आपको लग रहा है कि मिस्टर ए 2 दिन बाद मुझे मारेंगे तो आप उनको आज ही प्राइवेट डिफेंस में मारते हैं। तो थ्रेट थ्रेट जो है वो इमिनेंट होना चाहिए। जैसा इस वीडियो में आप देख सकते हैं, सेल्फ डिफेंस का एग्जांपल है। यहाँ पे जो लेडी को थ्रेट आया वो इमिनेंट थ्रेट था, और जो लेडी ने फोर्स यूज की वो रीजनेबल फोर्स थी। उसने खाली सामने वाले को किक किया ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। चाकू वाकू लेके मार नहीं दिया उसको जान से। तो क्या एसेंशियल्स हैं प्राइवेट डिफेंस के? जो फोर्स है वो रीजनेबल या प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, और जो थ्रेट है वो इमिनेंट होना चाहिए। अब इस पे केस लॉ है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक का। अगर याद हो तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें भी हमने एक केस किया था प्लांटिव द रॉन्ग डोर वाले डिफेंस में। तो इस केस में क्या था, जो एक प्लांटिव था हमारा वो डिफेंडेंट की लैंड में ट्रेस पास कर गया था, जहां पे स्प्रिंग गन्स लगे थे और उसका कोई नोटिस नहीं था, जिसकी वजह से जो प्लांटिव था उसको काफी इंजरीज आई थी। तो कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये जो डिफेंडेंट ने प्राइवेट डिफेंस में स्प्रिंग गन्स लगाए हैं ये नॉन रीजनेबल फोर्स है, बहुत ज्यादा फोर्स है एक ट्रेस पास के एक्ट के सामने। तो इसलिए यहाँ पे डिफेंडेंट लायबल होगा और वो प्राइवेट डिफेंस का जो डिफेंस है वो क्लेम नहीं कर सकता। दूसरा केस है रामानुजा मुहडाली वर्सेस एम गंगन। तो इस केस में क्या हुआ, जो डिफेंडेंट एक लैंड ओनर था उसने अपनी लैंड में लाइव वायर्स लगा रखी थी, और जो प्लांटिव था वो रात को 10 बजे उस लैंड से गुजरा अपनी प्रॉपर्टी पे जाने के लिए, और वहां पे उसको कोई नोटिस नहीं था लाइव वायर्स का, जिससे उसे इंजरी हो गई। तो कोर्ट ने हेल्ड किया तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो लायबल होगा, क्योंकि वो प्राइवेट डिफेंस नहीं क्लेम कर सकता क्योंकि फोर्स रीजनेबल नहीं थी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास डिफेंस है वो है डिफेंस ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक यानी कि जब कोई काम गलती से हो जाए। ठीक है, तो मिस्टेक दो टाइप्स की होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ यानी कि जब आप किसी लॉ को लेके इग्नोरेंट होते हैं, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी कि जब आप किसी फैक्ट को मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं पर वो फैक्ट किसी क्राइम का एलिमेंट हो सकता है। तो इन जर्नल ये दोनों टॉर्ट में डिफेंस नहीं होते। ठीक है, जैसे कि केस है कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कर्टिस। तो इस केस में क्या हुआ, एक कस्टमर ने ऑक्शनियर को कुछ सामान दिया ऑक्शन करने के लिए। तो ऑक्शनियर ने बिलीव कर लिया कि यह सामान उसी कस्टमर का, और उसने ऑक्शन करके जो भी सेल की मनी थी वो उस कस्टमर को दे दी। पर बाद में पता चला कि वो सामान किसी और कस्टमर का था। तो फिर वो जो प्लांटिव था जिसका सामान जिसका सामान ऑक्शनियर ने सेल कर दिया किसी और का सामान समझ के, उसने ऑक्शनियर के अगेंस्ट केस कर दिया, और कोर्ट ने हेल्ड किया कि यहाँ पे ऑक्शनियर लायबल होगा। तो ये मिस्टेक आप कब क्लेम कर सकते हैं एज ए डिफेंस? कुछ ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं। जैसे कि अगर मिस्टेक ऑफ अ सर्वेंट है, जनरली सर्वेंट की कोई भी जो मिस्टेक होती है उसके लिए मास्टर वाइकेरियसली लायबल होता है। वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब होता है जब आप किसी और के एक्ट के लिए लायबल होते हैं। तो सर्वेंट के हर मिस्टेक के लिए मास्टर लायबल होता है। पर अगर वो मिस्टेक आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो मिस्टेक सर्वेंट ने तब की है जब वो मास्टर के लिए एम्प्लॉयड नहीं है, तो उस केस में जो मास्टर है वो डिफेंस ऑफ मिस्टेक ले सकता है। या फिर अगर मलेशियस प्रोसिक्यूशन है। मलेशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब है जब आपने किसी पे झूठा केस कर दिया। अब ए ने बी पे झूठा केस कर दिया, पर बी जब केस जीत गया तो उसने वापस ए पे मलेशियस प्रोसिक्यूशन का केस किया। तो यहाँ पे उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो डिफेंडेंट है उसने मलेशियसली और विदाउट रीजनेबल कॉज एक्ट किया है। पर अगर डिफेंडेंट ने मिस्टेक में कोई केस फाइल कर दिया था, उस केस में वो मिस्टेक का जो डिफेंस है वो क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब कि जब आप कोई बड़ा डैमेज बचाने के लिए कोई छोटा सा एक्शनेबल हार्म करते हैं इंटेंशनली, तो उसे कहते हैं डिफेंस ऑफ नेसेसिटी।
अब नेसेसिटी और प्राइवेट डिफेंस में क्या फर्क है? नेसेसिटी में जो हार्म है वो एक इनोसेंट पर्सन पे किया जाता है, जबकि प्राइवेट डिफेंस में जो हार्म है वो प्लेंटिफ पे किया जाता है। नेसेसिटी और इनएविटेबल एक्सीडेंट में क्या फर्क है? नेसेसिटी में हार्म इंटेंडेड होता है, इंटेंशनल होता है, जबकि इनएविटेबल हार्म में वो इंटेंशनल नहीं होता और आप हर कोशिश करते हैं कि उसे अवॉइड किया जा सके। तो जब कोई बड़ा इवल होने लगा है, उसे प्रिवेंट करने के लिए आप कोई छोटा हार्म कर देते हैं, तो वो आता है डिफेंस ऑफ नेसेसिटी के अंदर। जैसे इसमें केस है लैव वर्सेस ग्लैडस्टोन का। तो इसमें क्या था, एक हंगर स्ट्राइकिंग प्रिजनर वुमेन थी, तो उसे फोर्सिबली फीड किया गया ताकि वो मर ना जाए। तो लेडी ने उस पर बैटरी का केस कर दिया। बैटरी यानी कि ट्रेसपास टू अ पर्सन होता है। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि एक नेसेसिटी एक्शन थी, उसकी लाइफ बचाने के लिए ऐसा किया गया और इसलिए नेसेसिटी का डिफेंस क्लेम किया जा सकता है। तो नेक्स्ट केस है कोप वर्सेस शार्प का। तो इस केस में क्या हुआ, प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी में आग लग गई। तो जो डिफेंडेंट था वो उस आग को प्रिवेंट करने के लिए प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी पे गया, क्योंकि प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी के एडजॉइनिंग ही जो डिफेंडेंट था उसके मास्टर की प्रॉपर्टी थी कि वहां तक आग ना पहुंच जाए, इसलिए उसने प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास किया आग बुझाने के लिए। तो कोर्ट ने इस केस में कहा कि ये बिल्कुल नेसेसिटी के अंदर लाए करता है। बट अगर ऐसा होता कि वहां पे फायर फाइटर्स पहले से मौजूद हैं और उसके बाद डिफेंडेंट आग बुझाने जाता, तो उस केस में नेसेसिटी का डिफेंस क्लेम नहीं किया जा सकता था। लास्ट हमारे पास फाइनली जो डिफेंस है वो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब जब आप एक ऐसा एक्ट करते हैं जिससे डैमेज होता है, पर वो एक्ट कोई लेजिस्लेचर ऑथराइज करता है, तो वो एक्शनेबल नहीं होगा, जो कि अदरवाइज एक्शनेबल होता अगर उसकी ऑथराइजेशन नहीं होती। और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर जो इम्यूनिटी मिलती है वो उस हार्म के लिए मिलती है जो उस एक्ट से ऑब्वियस है, और उस हार्म के लिए भी मिलती है जो इंसिडेंटली उस एक्ट से कॉज किया जा सकता है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में केस है हमारे पास वॉन वर्सेस स्टाफवेल्ड रेल कंपनी का। तो इस केस में क्या हुआ, एक रेलवे कंपनी को ऑथराइजेशन था ट्रेन रन करने का। तो एक दिन इंजन से स्पार्किंग हुई, जिसकी वजह से ट्रैक्स के एडजॉइनिंग एक प्लॉट था जहां पे प्लांटिफ के वुड्स पड़े थे, जिसपे फायर हो गई। तो यहाँ पे कोर्ट ने एक्ट हेल्ड किया कि ये जो कंपनी है इसने हर एक प्रिकॉशन लिया था कि स्पार्किंग को अवॉइड किया जा सकते, उसके बाद भी स्पार्किंग हुई और उस कंपनी को ट्रेन रन करने की परमिशन जो है वो स्टैट्यूट देता था, वो ऑथराइज था। इसलिए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस क्लेम किया जा सकता है और वो कंपनी लायबल नहीं होगी। पर जो एक्शन किया जा रहा है ऑथराइजेशन के अंदर वो नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो नेग्लिजेंट है तो उस केस में स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस नहीं लिया जा सकता। इस पॉइंट पे केस आता है स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी का। जहां पे क्या हुआ, जहां पे जो डिफेंडेंट की रेलवे कंपनी थी उसे भी ऑथराइज था ट्रेन रन करने का, तो उसके जो सर्वेंट थे उन्होंने ट्रैक के आसपास की घास काटी, पर जो सूखी घास थी कटी हुई उसे वहां से नहीं उठाया, जिसकी वजह से एक दिन इंजन से स्पार्किंग हुई और उस घास में आग लग गई और तेज हवा की वजह से 200 यार्ड दूर प्लांटिफ का जो कॉटेज था वहां तक आग पहुंच गई और प्लांटिफ का कॉटेज जल गया। तो कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया कि यहाँ पे जो बिहेवियर था सर्वेंट्स ऑफ कंपनी का वो नेग्लिजेंट था। नेग्लिजेंट था इसलिए जो कंपनी है वो वाइकेरियसली लायबल होगी और प्लेंटिफ को कंपनसेशन मिलेगा। अभी जो अथॉरिटी है ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एक होता है कंडीशनल अथॉरिटी। एब्सोल्यूट अथॉरिटी मतलब कि जहां पे जो एक्ट है उससे न्यूसेंस कॉज हो सकता है, और कंडीशनल अथॉरिटी में जो न्यूसेंस है वो कॉज नहीं किया जा सकता। न्यूसेंस कॉज मतलब जैसे यही रेलवे कंपनी का अगर हम एग्जांपल है, तो जब ट्रेन चलेगी तो आसपास के जो घर हैं वहां पे शोर होगा, वाइब्रेशंस होंगी, तो वो न्यूसेंस है। तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी में न्यूसेंस कॉज करने का राइट होता है, बट कंडीशनल अथॉरिटी में नहीं होता। तो इसी के साथ जो जनरल डिफेंसेस हैं वो खत्म होते हैं। आप अगर एंड तक पूरी वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब कर दो, और ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन से सेफ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।